welcome to the world of Triology and this is your Triology educator. So, हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, कांट से बहुत लंबा, लेकिन हाँ थोड़ा तो हुआ ही है. I mean 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं. ये आज हमारा 10th लेक्चर है. ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कर रखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. देखो, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, हमने कोऑर्डिनेट के बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट किया था. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होती क्या है, उनका नाम कोऑर्डिनेट क्यों पड़ा, किसने दिया, इनफैक्ट उसको क्लासिफिकेशन फिर हमने देखा था. उससे पहले हमने फंडामेंटल कैरेक्टर्स भी देखे थे, उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, उनका क्या एडवांसमेंट होता है नन कोऑर्डिनेट्स के कंपैरिजन में, वो देखे थे हमने. देन हमने कुछ सिमिलरिटीज़ भी देखा था कि नन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स में क्या सिमिलरिटीज़ होती है, वो देखा था हमने. देन हमने क्या देखा था, फिर उसको क्लासिफिकेशन देखा था कि उसको हम यू कोऑर्डिनेट एंड प्रोटो कोऑर्डिनेट में क्लासीफाई करते हैं. फिर हमने देखा था प्रोटो कोऑर्डिनेट को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज सेफेलो कोऑर्डिनेट एंड यूरो कोऑर्डिनेट. और जहाँ यू कोऑर्डिनेट्स आया, यू कोऑर्डिनेट्स का फिर आ गया वर्टिब्रेट्स. ठीक है, फिर वर्टिब्रेट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है तो पाइसेस और टेट्रापोडा में होते हैं. पाइसेस फिशेस का फिर क्लास हो जाता है हमारा. फिशेस के बारे में डिटेल स्टडी हमें करनी ही है. बॉनीफिश होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश होते हैं. देन हम आ जाते हैं टेट्रापोड्स पे. ठीक है, टेट्रापोड्स में भी फिर फर्दर डिवीज़न होते हैं तो हमारे आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, जिसमें हमने अपना एम्फीबियन स्टार्ट किया था और कंप्लीट भी कर लिया था. एम्फीबियन में हमें 2 टॉपिक पढ़ने थे, यानी कि हमारे सिलेबस में 2 टॉपिक थे एम्फीबियन के. एक तो नियोटेनी और पैडोजेनेसिस था और दूसरा था हमारा क्या था, ऑरिजिन ऑफ एम्फीबियंस. ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ रेप्टिलिया, यानी कि रेप्टाइल्स के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे. देखिए, रेप्टाइल्स में भी हमें दो बातें ही पढ़नी है. पहला तो फीडिंग मैकेनिज्म पढ़ना है, बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ना है. बाइटिंग मैकेनिज्म के अंडर ही पॉइजन apparatus वगैरह आते हैं, वो थोड़ा सा देख लेंगे. उसके बाद हमें एक लिजार्ड के बारे में पढ़ना है. तो हमारे सिलेबस में देखो कैलोटिस भी है और यूरोमैस्टिक्स भी है, बुक में दोनों दिया हुआ है. लेकिन कैलोटिस हम लोग मोस्टली पढ़ते नहीं हैं, हम लोग यूरोमैस्टिक्स ही पढ़ते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग. तो यूनिवर्सिटी सिलेबस से, नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है उसमें यूरोमैस्टिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है, तो हमें यूरोमैस्टिक्स पढ़ना होगा. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आपको बताएंगे फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक. ठीक है, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पॉइजन apparatus के बारे में बताएंगे. फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बाइटिंग मैकेनिज्म समझाएंगे. उसके बाद हम इसको यूरोमैस्टिक्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यूरोमैस्टिक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा. आई मीन उसमें स्टार्ट क्या करना है, लाइक उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशंस आपको बताना होगा. आई मीन हैबिटेट बताना होगा, उसका एक्सटर्नल फीचर्स बताना होगा. इंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन हो गया, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ब्रीडिंग हैबिटेट क्या है, उसका यूजेस क्या होता है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इन सब के बारे में बताना है. फिर आ जाएंगे तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लगेंगे. आई मीन थोड़ा लंबा चलेगा ये. तो इसको फिर बाय द टाइम स्टार्ट करेंगे, पहले हम फीडिंग मैकेनिज्म स्नैक का स्टार्ट किए हैं तो इसको कंप्लीट करेंगे. ये आज ही फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है. इसके बाद फिर हम पॉइजन apparatus एंड बाइटिंग मैकेनिज्म करेंगे. उसके बाद फिर यूरोमैस्टिक्स पे मूव ऑन करेंगे. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है, समझ में आ रहा है. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ऑरिजिन ऑफ एम्फीबियंस हमने कंप्लीट कर लिया था. आज रेप्टाइल से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, सो ये तो था हमारा आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन और फर्दर क्लासेस कैसे चलेंगे उसके बारे में. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. चलो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से. फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक, यानी कि स्नैक का फीडिंग मैकेनिज्म कैसे होता है. देखो, स्नैक खाते कैसे है किसी चीज़ को. हम लोग क्या है, हम लोग जो भी हमारा खाना होता है उसको तोड़ते हैं, देन अपने मुंह में डालते हैं, उसको च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, सालिवा वगैरह आता है, अच्छे से वो ग्राइंड होता है. देन उसको डिग्लूटेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि हम लोग उसको सॉलो करते हैं, निकलते हैं, देन हमारे पेट में जाता है. फिर फर्दर डाइजेशन, अपना केमिकल प्रोसेस चालू हो जाता है. लेकिन स्नैक में और हम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है, हम लोग अपने फूड को च्यू किए, ग्राइंड किए, देन उसको डिग्लूट किए. लेकिन स्नैक जो होता है वो अपने फूड को मतलब च्यू तो करते नहीं, चबाता तो है ही नहीं एकदम. ग्राइंड करने का तो बात ही छोड़ो. ठीक है, वो डायरेक्ट निगल जाता है, मतलब लिया और निकल गया. इनफैक्ट हम लोग का जो फूड का साइज़ होता है कि वो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग होता है. मतलब हमारा जितना बड़ा बॉडी है कि उतने बड़े ऑर्गेनिज्म को हम एक बार में खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना. लेकिन स्नैक में ये होता है, स्नैक जो होते हैं वो अपने से ज़्यादा साइज़ वाले, ज़्यादा बॉडी साइज़ वाले एनिमल्स को भी वो लोग निकल लेते हैं. ठीक है, तो ये कैसे होता है ये प्रोसेस, मतलब स्नैक इतना छोटा खुद होता है, उसका मुंह तो खुद सा इतू सा होता है. ठीक है, वो इतने बड़े बड़े एनिमल्स को कैसे निगल लेता है इसको हम देखेंगे. उनमें
उनके बॉडी में ऐसा क्या अडेप्टेशन है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिससे वो इतने बड़े मतलब खुद के बॉडी से ज़्यादा डायमीटर वाले ऑर्गेनिज्म को वो निगल लेते हैं। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे फिगर दिख रहा है ना, ये देखो ये जो स्नैक है वो रैट को निगल रहा है, यहाँ पे भी निगल रहा है। कितना छोटा सा मुंह है फिर भी कितना बड़ा सा रैट निगल रहा है ना। तो चलो आज यही देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। अच्छा, फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक। Snake do not chew their food but swallow it whole. They differ from lizard most notably in being capable of swallowing animal larger than their own bodies. स्नैक जो होते हैं वो अपने फूड को चबाते नहीं है, वो बस सारा का सारा निगल जाते हैं एक बार में। स्नैक जो होते हैं वो लिजार्ड से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफ़र करते हैं? बिकॉज स्नैक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एनिमल्स को भी सॉलो करने में कैपेबल होते हैं। इनफैक्ट लिजार्ड्स उतने बड़े एनिमल्स को सॉलो करने में कैपेबल नहीं होते हैं। सेवरल स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन मेक दिस पॉसिबल। कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। अब देखते हैं वो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्या क्या है। The two rami of lower jaw are loosely connected anteriorly by an elastic ligament which permits lateral expansion। यानी कि जो लोअर जॉ का रामीज होता है, रामस होता है, रामी क्या होता है? देखो ये एक वर्टिकल पार्ट होता है। जो लोअर जॉ होता है ना, इसका एक वर्टिकल पार्ट होता है। इट्स द वर्टिकल पार्ट ऑफ मैंडिबल, यानी कि लोअर जॉ का ये एक वर्टिकल पार्ट होता है जो कि एंटीरियर रीजन से बड़ा ही लूजली कनेक्टेड होता है, एकदम हल्का सा कनेक्टेड होता है एक इलास्टिक लीगामेंट के थ्रू, जिसके कारण लेटरल एक्सपेंशन हो सकता है। यानी कि जो रामी होता है मैंडिबल का, वो स्नैक में बहुत ही लूजली कनेक्टेड होता है एंटेरियरली, जिसके कारण किस चीज़ से? इलास्टिक लीगामेंट के थ्रू, जिसके कारण उनके जो होते हैं माउथ का वो लेटरल एक्सपेंशन हो सकता है। द लोअर जॉ इज आल्सो लूजली अटैच्ड पोस्टेरियरली to the quadrate bone which in turn are loosely attached to skull। जो लोअर जॉ होता है वो भी क्वाड्रेट बोन से पोस्टेरियर रीजन में बड़ा ही लूजली अटैच होता है, यानी कि एकदम ढीला सा अटैच होता है, जिसके कारण क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन में क्या क्या मदद करता है? एक तो जो रामी होता है लोअर जॉ का, वो इलास्टिक लिगामेंट के थ्रू एंटेरली लूजली कनेक्टेड होता है, जिसके कारण लेटरल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। दूसरा जो लोअर जॉ होता है वो क्वाड्रेट बोन से क्या होता है? लूजली अटैच होता है। ठीक है, इसके कारण भी लेटरल एक्सपेंशन होता है। और ये क्वाड्रेट बोन स्कल से भी लूजली अटैच होता है। सॉरी, यानी कि जो लोअर जॉ होता है वो स्कल से भी लूजली अटैच होता है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेट बोन से लूजली अटैच होता है। अब क्वाड्रेट बोन क्या होता है? देखो, ये एक थिन प्लेट होता है बोन का, ठीक है, जो कि एक टाइम पे स्कल का पार्ट रहा होता है, लेकिन वो डिटैच हो जाता है और लिगामेंट्स के थ्रू वो लूजली प्लेस्ड रहता है। ठीक है, क्वाड्रेट बोन क्या होता है? थिन प्लेट ऑफ बोन्स दैट वाज वंस द पार्ट ऑफ स्कल बट that has become largely detached and is held loosely in the place of ligaments। यानी कि क्या बोल रहे थे हम? स्कल के इसका एक टाइम पे स्कल का पार्ट होता है, लेकिन फिर वो उससे डिटैच हो जाता है और लिगामेंट्स के थ्रू वो लूजली अटैच रहता है उससे। ठीक है, तो लोअर जॉ जो होता है वो क्वाड्रेट बोन से लूजली अटैच होता है, इसलिए वो स्कल से भी लूजली अटैच होता है। बोन्स ऑफ द पैलेट आर मूवेबल, यानी कि जो पैलेट बोन्स होते हैं वो भी मूवेबल होते हैं। अब पूछोगे पैलेट बोन्स कौन से होते हैं? चलो आ जाओ दिखा देते हैं तुमको। देखो ये दिख रहा है पैलेट बोन्स, देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला जो रीजन हो गया ये पैलेट बोन्स का रीजन हो गया, ये पैलेट बोन्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पैलेट बोन्स। ठीक है, अच्छा, तो जो पैलेट बोन्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं। दिस फीचर अलाउ द माउथ टू एक्सपेंड सेवरल टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्नैक इटसेल्फ। ये जो पैलेट बोन मूवेबल होते हैं, इसके कारण क्या होता है? उनका जो मुंह होता है, यानी कि स्नैक का माउथ होता है, वो उनके बॉडी के डायमीटर से सेवरल टाइम्स लार्जर ओपन हो सकता है। समझ में आया? जो पेक्टोरल ग्रिडल होते हैं स्नैक का, वो भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आ जाओ। There is no sternum so that the ribs are free ventrally. As a result, the throat and the body are also capable of great distension। यानी कि जो स्नैक होते हैं उनके बॉडी में स्टर्नम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण रिब्स जो होते हैं वो भी फ्री होते हैं, यानी कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है
कि जो उनका थ्रोट होता है और बॉडी होता है उनमें भी ग्रेट डिस्टिंक्शंस देखने को मिलते हैं। द ग्लॉटिस इज लोकेटेड फार एंटीरियर इन द फ्लोर ऑफ माउथ, ओपनिंग जस्ट बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ, दस ब्रीदिंग इज नॉट इंटरफेयर्ड विद वाइल सॉलोविंग। यानी कि जो ग्लॉटिस होता है वो माउथ में एंटीरियर रीजन में, माउथ के फ्लोर पे एंटीरियर रीजन से लोकेटेड होता है, ओपनिंग जस्ट बिहाइंड द लोअर टीथ, लोअर फ्रंट टीथ, जो कि लोअर फ्रंट टीथ के जस्ट पीछे ही खुलता है। यानी कि जो ग्लॉटिस होता है वो लोअर फ्रंट टीथ के पीछे होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम मतलब जब स्नैक अपने फूड को सॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो उनके ब्रीदिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं आता है। यानी कि वो सेम टाइम पे फूड को सॉलो भी कर पाते हैं और सेम टाइम पे वो ब्रीदिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है। The cartilage of trachea prevent it from being closed so that the air passages remain open for breathing while swallowing। यानी कि जो कार्टिलेज होता है ट्रैकिया का वो ग्लॉटिस को बंद नहीं होने देता है। जो कार्टिलेज होता है ट्रैकिया का वो ग्लॉटिस को बंद नहीं होने देता है, जिसके कारण क्या होता है, एयर का पासेस कंटिन्यू रहता है, एयर का पासेस कंटिन्यू रहता है और जो स्नैक होते हैं वो फूड निगलने टाइम वो आराम से अपना ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अपना उनका रेस्पिरेशन क्या चालू रहता है और वो फूड सॉलो करते रहते हैं। हमारे में क्या होता है पता है, आप नोटिस करिएगा, जब आप पानी पी रहे होते हैं ना तो आप उस टाइम पे सांस नहीं ले सकते हैं। यानी कि जब आप एक टाइम पे एक ही काम करेंगे, या तो आप पानी पिएंगे या फिर आप सांस लेंगे। मतलब एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा तो शायद आपको ट्रस्ट हो जाए। दोनों काम आप एक टाइम पे नहीं कर पाइएगा। मतलब निगल रहे हैं पानी और हम सांस सोच रहे हैं कि हम ब्रीद आउट कर दे या ब्रीद इन कर दे, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन कर पाएँ, तो ये आप नहीं कर पाइएगा। एक बार पानी निगल लीजिएगा, उसके बाद ही आपका ब्रीद इन यानी कि इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन होगा। एक बार आप ये ट्राई करके देखिएगा, दोनों को साथ में करने का भी ट्राई कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, खुद ट्रस्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए इधर। ड्यूरिंग swallowing, their sharp teeth which curve inward prevent the prey from slipping forward। यानी कि जब खाने को निगल रहा होता है स्नैक, उस टाइम पे जो उनका साफ टीथ होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, जो कि उनके शिकार को उनके मुंह से फिसलने नहीं देता। एक बार जो अंदर आ गया, जो पकड़ा गया ना, वो बाहर नहीं जा सकता, वो स्लिप नहीं करेगा। इसमें मदद क्या करता है, उनका साफ टीथ जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। By moving the two sides of jaw alternately, the snake gradually pushes the prey down into its esophagus, through which it passes by peristaltic movement into the stomach। यानी कि उनका जो दोनों जॉ होते हैं उसके दोनों साइड को वो अल्टरनेट मार्ग में मूव करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो जो खाना उनका जो शिकार होता है वो अंदर की तरफ वो एसोफेगस में जाता है। यानी कि देखो, जब निगलते हैं स्नैक जो होता है, जब निगलता है अपने प्रे को, उस टाइम पे उनका जो साफ टीथ होता है वो प्रिवेंट करता है कि जो एक बार अंदर चला गया उनके मुंह में, जो फूड उनका चला गया, अभी मान लो वो रैट को पकड़ा है, ठीक है, और रैट को वो निगल रहा है, तो जब उसके मुंह में आ गया ना, जब उसको वो पकड़ लिया स्नैक रैट को, तो उसका जो साफ कर्व टीथ होता है वो देखेगा, मतलब हेल्प करेगा कि ये जो फूड है वो स्लिप आउट ना हो जाए, यानी कि वो मुंह से बाहर ना निकल जाए स्लिप करके, ठीक है। उसके बाद ये जो स्नैक होते हैं वो अपने जॉज को अल्टरनेट मैनर में मूव करते हैं, ठीक है, उनके दोनों साइड को अल्टरनेट मैनर में मूव करते हैं, ताकि उनका वो जो फूड है, यानी कि जो वो रैट अभी पकड़े हैं, वो अभी निगल रहे हैं, वो धीरे धीरे ऑसोफेगस में नीचे जा सके, ठीक है, उसको नीचे की तरफ ऑसोफेगस में वो धक्का देते हैं। आफ्टर दैट ऑसोफेगस में जाने के बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, जो कि बीवी मूवमेंट होता है, हमारे बॉडी में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द डिग्लूटेशन ऑफ फूड, तो वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू उनका जो फूड होता है वो स्टमक में चला जाता है। समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर टू यू। आ जाइए नेक्स्ट आइए। अब ये डायग्राम देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ऊपर तो हमारा क्या था, पैलेट बोन्स था जो कि मूवेबल था। फिर देखिए यहाँ पे क्वाड्रेट बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेट बोन प्रेजेंट है जो कि एक लिगामेंट्स के थ्रू लूजली अटैच है। यहाँ पे ये देखो अपर जॉ हो गया, ये हमारा लोअर, हमारा नहीं स्नैक का लोअर जॉ हो गया, देन ये फॉरवर्ड ग्लॉटिस हो गया, देन ये टंग हो गया, देन ये इलास्टिक लिगामेंट हो गया, ये वाला जो है ये इलास्टिक लिगामेंट हो गया, ये हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो पेक्टोरल ग्रिडल और स्टर्नम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिसके कारण उनका बॉडी हाईली मूवेबल होता है। बॉडी क्या, उनका जो माउथ होता है उसका लेटरल एक्सपेंशन बहुत हाई होता है, ठीक है।
समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये डायग्राम एक बार देख लीजिएगा। देखो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। आप डायग्राम से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ईजिली समझ में आएगा। इनफैक्ट जब हम आपको यूरोमैस्टिक्स पढ़ाएंगे ना उसमें तो भर भर के डायग्राम है, मतलब आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा। तो वैसे देखो बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो डायग्राम तो पढ़ना ही है भाई, तो लॉजिकल बात है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लीजिएगा। और जो अभी आपको हम ये फीडिंग मैकेनिज्म बताए हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक था, हम तो पहले ही बताए थे, इसको आप देख लीजिए एक बार। नोट्स हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर देखने के बाद, और अपना खुद का नोट्स बनाइएगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक्स समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, और अगर आपको कोई आइडियाज़ वगैरह देना हो, कोई सजेशन देना हो मेरे पढ़ाने के तरीक़ों को लेके, डील करने के तरीके को लेके, तो योर सजेशंस आर होल हार्टेडली वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय।